तो जी, हमने कल रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पढ़ा था और उसके हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो सबसे पहले आज हम ये एक क्वेश्चन करेंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का, फिर आज हम जाएंगे क्लोज पैसेजेस पे। ठीक है, आपके पास 2 मिनट हैं, जल्दी से पैसेज पढ़ें, फिर हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। मैम क्लियर नजर नहीं आ रहा है। आप प्लीज़ टाइप कर दें, मुझे समझ नहीं आ रही, थोड़े मेरे स्पीकर का इशू है, तो आप प्लीज़ टाइप कर दें। हेलो मैम, कैन यू हेयर मी? हेलो जी जी। मैम, शुरू कर दे, बस आपकी आवाज भी सही आ रही है, बस आप शुरू कर दें। अच्छा जी, थैंक यू। बस ये आप पढ़ें पैसेज और फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। स्क्रीन इज नॉट विजिबल। अब ठीक है। दो मिनट और बस, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ये रीड कर लें, जो जिसने अभी ज्वाइन किया है वो प्लीज़ ये पैसेज रीड कर लें, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। So first question is, the best way to win a friend is to avoid इन फोर्थ में, चारों में से कोई भी ऑप्शन। जी, तो सब ने सही बताया है, डी इज़ द करेक्ट आंसर, एम्बिग्यूटी इन दी स्पीच। इधर अगर आप देखें, अच्छा अगर आप इधर देखें तो इधर लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ ये, it can also, if we use it carelessly, make our attitude completely misunderstood. A slip of tongue, the use of unusual word or of an ambiguous word, and so on may create an enemy where we had hoped to win a friend. तो इधर क्लियर कट लिखा हुआ है कि an ambiguous word, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी है। ठीक, समझ में आया सबको? आगे चलें? चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। If one used the same style of language with everyone, one would sound.
मैम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर दें। जी ये मैं पैसेज को एक दफ़ा देख लें, फिर मैं क्वेश्चन पे दोबारा जाऊंगी। मोस्टली सबके ठीक आए हैं। करेक्ट आंसर इज सी, फुलिश। अच्छा, ये यहाँ पे पैसेज में लिखा हुआ है लास्ट लाइन, अगर आप लास्ट लाइन पढ़ें, thus speech is not a gift to use lightly without thought, but one which demands carefully handling. Only a fool will express himself alike to all kinds and conditions to men. ठीक है, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो है फुलिश। समझ में आया सबको? ठीक है, चलें अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A slip of tongue means something sad. ओके, सो इसका आंसर है सी, विदाउट गिविंग प्रॉपर थॉट। इसका पैसेज में कोई मीनिंग नहीं है, तो इसलिए पैसेज में ढूंढने का वैसे कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। अच्छा, स्लिप ऑफ टंग की मीनिंग होती है कि अच्छा, सबने तकरीबन इधर बी कहा है अनइंटेंशनली। लाइक अनइंटेंशनली ये होता है कि आप बगैर सोचे समझे बोल देते हो, लेकिन स्लिप ऑफ टंग जो होता है ना, वो एक आप प्रॉपर थॉट के जैसे कह देते हैं ना, ज़ुबान से निकल गया, आपके जहन में था वो, लेकिन वो आपने ज़ुबान से निकालना नहीं था, लेकिन आपसे निकल गया, तो इसको कहते हैं स्लिप ऑफ टंग। स्लिप ऑफ टंग, और जिसकी मीनिंग होती है विदाउट गिविंग प्रॉपर थॉट। समझ में आई? चलो हम आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीच कैन बी कर्स बिकॉज इट कैन। ये पैराग्राफ
ओके, so options are speech can cut because it can, या आंसर इज सी, क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब हम ऊपर देखते हैं ये कहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, ये यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, शुरू से पढ़ लेते हैं। स्पीच इज़ ग्रेट ब्लेसिंग बट इट कैन ऑल्सो बी ग्रेट कर्स, फॉर वाइल इट हेल्प्स अस टू मेक आर इंटेंशंस एंड डिज़ायर नोन टू आर फेलोज, इट कैन ऑल्सो, इफ़ वी यूज़ इट केयरलेसली, मेक आर एटीट्यूड कम्प्लीटली मिसअंडरस्टूड। तो इसलिए हमारा जो है आंसर वो है क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक, समझ में आया? ठीक, ये था हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन। अब आज हम पढ़ेंगे क्लोज पैसेजेस। क्लोज पैसेजेस भी यही होते हैं कि आपका जो है पैराग्राफ गिवन होता है, लेकिन बीच में थोड़ी थोड़ी ब्लैंक्स होती हैं जिसको आपको फिल करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहली जो ब्लैंक है वो 16 है। अब आप 16 के ऑप्शन में जाएं और इसमें देखें कि कौन सा सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट फिट होता है। ठीक है, क्लोज पैसेजेस में सबसे ज़्यादा मुश्किल ये होती है कि चारों आपको अप्रोप्रिएट लग रहे होते हैं कि ठीक है ये चारों ठीक होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा सूटेबल होता है हमें वो लगाना होता है। तो आप देखिए और मुझे 16 का आंसर बताइए। सही, मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स ने ठीक दिया है। सी इज़ दी करेक्ट आंसर, अल्टर। ठीक है, अल्टर मीन्स चेंज। इसकी एक ये भी ट्रिक होती है कि आप हर एक ऑप्शन को ना उस ब्लैंक में रख के देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा मेक सेंस कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसमें देखें कि हैवी एडवर्टाइजिंग कैन ईजीली डैश परसेप्शंस, वैसे इसमें अल्टर ही डलेगा क्योंकि टिल्ट अगर आपको मीनिंग पता है तो टिल्ट की मीनिंग होती है मोड़ना, किसी चीज़ को मोड़ना। तो परसेप्शंस मुड़ेगा तो नहीं ना, मतलब टिल्ट तो नहीं होगा वो, तो इसलिए टिल्ट ए जो है वो रॉन्ग है। और डाइवर्सिफाई बी जो ऑप्शन है मतलब डाइवर्स करना, इसका मतलब होता है डाइवर्स करना, तो इसलिए बी भी रॉन्ग ऑप्शन है। और उसके बाद है डी टेंट, टेंट मतलब दागदार, तो ये भी गलत है। अल्टर मतलब चेंज, तो इसलिए इधर आएगा हैवी एडवर्टाइजिंग कैन इजीली अल्टर परसेप्शंस। ठीक है, समझ में आया? सही, अब आप नेक्स्ट 17 का बताइए। अच्छा, इसमें कोई ग्रामर का अभी आया नहीं है, इसमें सिर्फ आपको डिफरेंट वर्ड्स दिए हुए थे वोकैबलरी के कि इसमें कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट सूट करेगा। ठीक है, जहाँ पे ग्रामर का आएगा तो मैं आपको फिर ग्रामर का बता दूँगी। ठीक है, ओके, हाँ 17। अच्छा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, टेम्स।
अच्छा, अब इसका है hence when people are informed about new products in a certain way it dash them to try it। अगर मैं इधर help लगाती हूँ, help जो है एज अ पॉजिटिव वे जा रहा है और यहाँ पे ये पॉजिटिव वे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो हेल्प जो पॉजिटिव वे, तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, ए को कट कर देंगे, ठीक है। अब बचा सी और डी। क्लोज पैसेज में सबसे मसला यही होता है कि बहुत ही ज़्यादा क्लोज आपको वर्ड्स दिए जाते हैं, क्या नाम है, कि आप गैस करें। तो इसीलिए कि आपकी अगर रीडिंग अच्छी है ना तो आपको पता चल जाए कहाँ पे आप फोर्स या पुश, अच्छा फोर्स और पुश दोनों एक है, इसका कोई वो नहीं है, ठीक है। दोनों अनसुटेबल हैं इस सेंटेंस के लिए। टेम्प्स जो है ना वो एक फोर्स दे रहा है इस सेंटेंस को। अब अगर मैं लगा के देखूँ टेम्प्स, hence when people are informed about new products in a certain way it tempts them to try it। कन्वेंस, टेम्प्स का मतलब होता है कन्वेंस करना, कि करना ही करना है, ठीक है। समझ में आया, इसलिए इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। 18 का बताइए। अच्छा, तो इसका आंसर है डी, प्रोवोक। अब हम देखते हैं क्यों। फॉर एग्जाम्पल, ग्रोइंग सोशल मीडिया यूजेज एंड कंटिन्यूस एक्सपोजर टू फास्ट फूड एडवर्टाइजमेंट डैश पीपल टू ट्राई फास्ट फूड आइटम्स, ठीक है। अब ए सब काफ़ी ने कहा है ए परमिट्स, मतलब परमिशन देना, ये भी एक तरह का पॉजिटिव वे है, ठीक है, कहना मतलब परमिट्स। पुश या पुशेस भी इतना उसको स्पेसिफाई नहीं कर रहा जितना प्रोवोक कर रहा है। एक प्रोवोक में एक पावर है जो उसको ज़्यादा फोर्स दे रहा है लोगों को कि वो फास्ट फूड की तरफ, आइटम्स की तरफ ट्राई करें। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो डी होगा। अब अगर मैं इसको पढ़ूँ, ग्रोइंग सोशल मीडिया यूजेज एंड कंटिन्यूस एक्सपोजर टू फास्ट फूड एडवर्टाइजमेंट इट प्रोवोक पीपल टू ट्राई फास्ट फूड आइटम्स। मेक सेंस? समझ में आया सबको? ओके गुड। अच्छा, 19। अच्छा, इसका आंसर है बी, ओवरशैडोइंग। अब हम पढ़ते हैं क्यों। अच्छा, the overall quality of diet has been reduced because of the growing habit of consumption of unhealthy food without realizing the dark effects of it on our health।
convenience has become so much the priority that it is dash the bad habit. एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना पैराग्राफ नंबर 2 के लाइन नंबर 2 में डार्क इफेक्ट, तो ये तो मतलब डायरेक्टली डार्किंग को ही मतलब शो पॉइंट आउट कर रहा है। आप टाइप कर सकते हैं, प्लीज़ टाइप कर दें। ठीक है, इतना मैं 19 को कवर कर लेती हूँ। जिसके भी क्वेश्चंस हैं प्लीज़ टाइप कर दें। अच्छा, हम थे 19 पे। ठीक है, इसका आंसर है ओवर शेडोइंग। अब हम पहले जाते हैं ए, डार्कनिंग पे। इट डजेंट डार्कनिंग द बैड हैबिट, वो बैड हैबिट को और डार्क इफेक्ट इन लाइन 2। अच्छा एक मिनट, मैं पहले ये क्लियर कर दूँ। अच्छा, फर्स्ट है डार्कनिंग। वो बैड हैबिट को डार्कनिंग मतलब कम करना, वो डार्कनिंग नहीं कर रहा, वो उसको ओवर कर रहा है। ठीक है, तो और अगर हम सी पे जाएं, सी और डी जो है, सी जैसे फिनिशिंग भी इट डजेंट मेक सेंस कि इट इज़ फिनिशिंग द बैड हैबिट, वो बैड हैबिट को और पावर दे रहा है। ठीक है, और अंडर पावरिंग का भी यही मतलब है। तो इसलिए ओवर शेडिंग मतलब वो इसको और एग्जिजरेट कर रहा है बैड हैबिट्स को। समझ में आया? अगर आप आगे पढ़ें ना, द बैड हैबिट ग्रोइंग एपिडेमिक ऑब्सेटी ईटीसी, ये सारी मतलब फास्ट फूड की वजह से बुरी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं। तो इधर आएगा ओवर शेडोइंग द बैड हैबिट। ठीक, 20। यस गुड, सब ने सही बताया, नॉट ओनली, क्योंकि आप सबको पता होगा ये एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो सब ने ठीक बताया, गुड जॉब। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। चलें, सो द आंसर इज़ ए, हायर्ड। अब हम देखते हैं। अच्छा, ये ग्रामर का क्वेश्चन है, मैं पहले सेंटेंस पढ़ लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। द फ्लट्रेशन इंस्टीट्यूट कैन बी सीन एज replicating the structure that Simon established at Renaissance, where he dash research to analyze large amounts of data about stock and other financial instruments. अब इसमें ये है कि अगर आप देखें कि ऊपर जो है established यूज़ हुआ है, जिसका मतलब पास्ट टेंस यूज़ हुआ है, और ये एक पूरा कंटिन्यू मतलब पूरा सेंटेंस चल रहा है। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस की बात हो रही है ये पास्ट में बात हो रही है, इसलिए हम इसमें हायर्ड लगाएंगे। बाकी जो बी और सी है वो प्रेजेंट है, जो उसकी बात नहीं हो रही, और डी फ्यूचर की बात, फ्यूचर का वो दे रहा है, तो ये भी ठीक नहीं है। हायर्ड इसलिए हमने लगाया क्योंकि ऊपर भी पास्ट टेंस लगा हुआ था, और ये क्योंकि एक सेंटेंस कंटिन्यू सेंटेंस एक ही हो रहा है, तो इसलिए हमने 11 में हायर्ड लगा दिया।
ठीक है, समझ में आया? सही, अब 12 पे जाएं। अच्छा, इसका आंसर है ए। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था ये पंचुएशन का था, ठीक है। वर्ड्स तो चारों में सेम है बट पंचुएशन का है, ठीक है। अब हम डी से स्टार्ट करते हैं कि डी क्यों नहीं हो सकता। अब डी इसलिए नहीं हो सकता, अब अगर देखें डिवीजन और कंपटीशन के बीच में सेमी कॉलन है। सेमी कॉलन का एक ये भी यूज़ होता है कि वो सेपरेट करता है इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, ठीक है। क्लॉजेस वो होते हैं जो सब्जेक्ट और जिसमें वर्ब होता है, और इसमें जो है सिर्फ वर्ड्स हैं, तो सेमी कॉलन नहीं हो सकता क्योंकि सेमी कॉलन सेपरेट करता है इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, ठीक। तो डी कैंसिल। अब आते हैं हम बी पे। बी क्यों नहीं हो सकता। अब अगर आप देखें, ये देखें बी में है कॉमा, ठीक है। कॉमा हम क्यों यूज़ करते हैं कि एक लिस्ट है उसको सेपरेट करने के लिए, वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज़ करते हैं। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिख दूँ, दो वर्ड्स आएंगे ना यहाँ पे, एक आएगा डिवीजन और उसके बाद आएगा कंप्यूटेशनल, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा सबको विजिबल है? सही, अच्छा ठीक है। अब डिवीजन और कंप्यूटेशनल के बीच में कुछ आना है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कॉमा। कॉमा इसमें आ नहीं सकता क्योंकि कंप्यूटेशनल बायोलॉजी ही फर्स्ट वर्ड है लिस्ट का, फिर उसके बाद कॉमा आया, फिर आया कंप्यूटेशनल एस्ट्रोनॉमी, फिर कॉमा आया, फिर आया कंप्यूटेशनल क्वांटम फिजिक्स। तो कंप्यूटेशनल के पहले कॉमा नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटेशनल बायोलॉजी ही फर्स्ट वर्ड है लिस्ट का, तो कॉमा भी ख़त्म, ठीक। अब आ गया सी। सी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारा ये जो यहाँ से लेकर फोर्थ तक एक ही सेंटेंस है, और सबको पता है कि फुल स्टॉप जब लगता है जब आपका सेंटेंस ख़त्म हो जाता है। अब अगर हम यहाँ बीच में फुल स्टॉप लगा दें तो ये ऐसे हो जाएगा, द इंस्टीट्यूट हैज़ 3 एक्टिव डिवीजन, फुल स्टॉप, मतलब आपका सेंटेंस ख़त्म, फिर लिस्ट स्टार्ट हो रही है, जो कि ऐसा ये गलत है, ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए फुल स्टॉप भी नहीं आएगा। तो बचा ए विच इज़ द राइट आंसर, ठीक है, समझ में आया? ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Read it and tell me the answer of 14 question.
सो इसका करेक्ट आंसर है ए, 14A इज़। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं। इफ़ प्रीवियस इन्वेस्टर्स आर नॉट गेटिंग in on a road, that can definitely be a bad sign. If there dash a good reason for that, make sure to address it proactively. तो इसमें एक सिंपल स्टेटमेंट की बात हुई हुई है, और ये पूरा जो सेंटेंस अगर आप पहले भी देखें तो इधर लिखा हुआ है इफ़ प्रीवियस इन्वेस्टर आर, जो कि प्रेजेंट टेंस है, इसलिए हमने इधर इज़ लगाया है। ठीक है, समझ में आई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15। ओके, द राइट आंसर इज़ बी, क्रिएट्स। ठीक है, हम इसको पढ़ते हैं, पूरा पढ़ते हैं। रादर देन, मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ। रादर देन allowing it to work against you, unicorn companies will experience a tough time in 2018. If existing investors don't reinvest in follow-on round of financing, a good way to avoid this issue is to prepare detailed quarterly updates for your investors where you bring them to speed on the core issues of the business. This dash trust and builds the relationship further with them. तो अगर आप ऊपर बात करें, ऊपर हर जगह उन्होंने प्रेजेंट की बात की है, इसलिए हम इधर क्रिएट्स लगा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले रीज़न उन्होंने बताया कि गुड वे टू अवॉइड दिस इशू इज़ टू प्रिपेयर डिटेल, उन्होंने एक सोल्यूशन बता दिया। उन्होंने बताया फिर इससे ये हो जाएगा कि आप उनका ना ट्रस्ट और रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा आपके साथ। तो एक सिंपली स्टेटमेंट उन्होंने बताई है, तो इसकी वजह से हम बी क्रिएट्स इसमें लिखेंगे। ठीक, समझ में आई सबको? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले आप सिर्फ रोहित इसमें ना प्रेजेंट की बात की, उसने पहले आपको बता दिया सोल्यूशन का, तो उसने बताया कि फिर इससे, और एक सिंपल स्टेटमेंट थी ना, तो मोस्टली सिंपल स्टेटमेंट में हम प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा आप फर्स्ट लाइन पढ़ें सिर्फ इसकी, फिर मैं आपको ऑप्शंस दिखाती हूँ फर्स्ट ब्लैंक के। ये पंचुएशन का क्वेश्चन है, इसलिए मैं दोबारा ऊपर जा रही हूँ, और देखें कि पंचुएशन का कैसे, इसमें कौन सी पंचुएशन लगेगी।
ओके, सो द ऑप्शन इज एंड विदाउट एनीथिंग, फिर बी है एंड कॉमा, फिर सी है कॉमा एंड, फिर है सेमी कॉलन एंड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। ठीक है, क्यों अब मैं बताती हूँ। एक मिनट। अच्छा, अब देखें, इन्होंने बात की है द एग वाइट इज अ कोलेस्ट्रॉल फ्री सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन। ठीक, द डैश द यॉक इज आवर बेस्ट कंसनट्रेटेड डाइटरी सोर्स ऑफ क्लोरीन, फिर कॉमा एन उबर इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट दैट, फिर डैश। अब आप यहाँ देखो, फर्स्ट से ही लिस्ट स्टार्ट हो गई है। फर्स्ट में इन्होंने एग वाइट के बेनिफिट बताना स्टार्ट कर दिए कि फर्स्ट तो इसका बेनिफिट है कि कोलेस्ट्रॉल फ्री है। अब दूसरा इन्होंने इसका बताया कि यॉक इज़ आर मोस्ट कंसनट्रेटेड डाइटरी। तो अब जब लिस्ट स्टार्ट होएगी तो हम सबसे पहले कॉमा लगाएंगे, फिर एंड लगाएंगे, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। ठीक, क्योंकि इधर स्टार्ट से ही बेनिफिट्स लिस्ट स्टार्ट हो गई थी एग वाइट की बेनिफिट्स की। ठीक है, अब आप सेकंड क्वेश्चन को पढ़ें और मैं आपको फिर ऑप्शंस दिखाती हूँ। सेकंड के ऑप्शंस ये हैं, देख लें, फिर मैं स्क्रॉल अप कर दूँगी। सो सेकंड का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, असिस्ट। अब अगर हम ऊपर जाएं और देखें तो okay, the egg white is a cholesterol free source of animal protein and the yolk is our best concentrated dietary source of chlorine, an uber important nutrient that dash in brain development। अब क्योंकि यहाँ ऊपर भी बेनिफिट्स की बात हो रही है तो ऑब्वियसली नीचे भी कोई एक पॉजिटिव वर्ड आएगा। ठीक है, अब हम देखें अगर तो इनमें से पॉजिटिव वर्ड कौन सा है। असिस्ट मतलब प्रीमिट्स मतलब परमिशन देती है। ठीक है, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। बी ब्लॉक, ब्लॉक एक नेगेटिव वर्ड है। हैंडीकैप, हैंडीकैप मीन्स के माजूर कर देना। ठीक है, और डी का मतलब है प्रिवेंट्स मतलब रोकना। तो ये तीनों जो हैं वो एक नेगेटिव वर्ड शो कर रहे हैं। सिर्फ ए जो है वो असिस्ट जो एक पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, तो इसलिए ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, समझ में आई? सही, गुड। अब आप थर्ड पे जाएं। ऑप्शंस आर
अच्छा, इसमें थर्ड का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, दे आर। ठीक है, अब हम देखते हैं हाउ। When eggs are also supplemented with DHA and omega-3 fatty acid that serve as a structural component of a brain, dash virtually, comma, dash virtually unparalleled as a brain superfood। तो यहाँ पे बात हो रही है एग की, और वो भी एग्स प्लूरल है। ठीक है, तो इट और इट हैज़ नहीं हो सकता। ठीक है, अब बच गया दे आर या दे हैव। ऊपर क्योंकि कंटिन्यूस था, ये कंटिन्यू ही है सेंटेंस, व्हेन से लेकर सुपर फूड तक कंटिन्यू है। अगर आप ऊपर देखें व्हेन एग्स आर, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके बता देती हूँ, एग्स आर। ठीक है, और नीचे भी यहाँ पे भी एग्स की बात करी है, तो इसलिए हम दे आर लगाएंगे इसमें। ठीक, समझ आई? चलिए हम नेक्स्ट पे जाएं, फोर्थ। अच्छा, ऑप्शंस आर Okay, the correct answer is 4 A, customarily। अब हम ऊपर देखते हैं कि क्या कह रहा है। Due to allergy concern, however, parents in this country are dash advised to wait a full year before their babies to egg। अब अगर हम ऑप्शन बी की चलो बात करते हैं। ऑप्शन बी है हिपोथेटिकली। इसकी मीनिंग होती है कि फ़र्ज़ी तौर पर, या एक थ्योरी है दैट मे बी ट्रू और नॉट ट्रू, इसलिए इसको कहते हैं, इसकी जो मीनिंग होती है उसको कहते हैं फ़र्ज़ी तौर पर। तो इट मेक नो सेंस कि जो पेरेंट्स हैं इन दिस कंट्री के, वो एक फ़र्ज़ी तौर पर उनको एक एडवाइस मिली हुई है कि वो वेट वगैरह करें, इसलिए बी इज़ नॉट दी करेक्ट आंसर। सी है हिस्ट्रिकली। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली एक्साइटेड वे में कुछ बोलना, विच इज़ ऑल्सो नॉट मेक अ सेंस। और डी है रूडली। रूडली तो ऑब्वियसली कोई सेंस नहीं बनता। अब कस्टमरली का क्या मतलब है? कस्टमरली का मतलब है रिवायती तौर पर, मतलब एक ट्रेडिशन है एक किसी सोसाइटी का, तो उसको कहते हैं कस्टमरी। और इधर भी अगर हम देखें तो इधर लिखा हुआ है पेरेंट्स इन दिस कंट्री, तो उनकी कंट्री में एक कस्टमरी है, मतलब एक ट्रेडिशन है टू वेट अ फुल ईयर बिफोर देयर बेबीज टू एग, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा देखो, इसमें इसने क्या कहा हुआ है, इसमें कहा हुआ है कि एलर्जी कंसर्न के लिए ये कहा गया है पेरेंट्स को कि इन दिस कंट्री एडवाइस दी गई है कि वेट करें कि जो बेबीज़ हैं उनके एग्स की। ठीक है, अब अगर आप ऑप्शंस पे जाएं, ऑप्शंस में अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बी लेते हैं, इसका मतलब है हाइपोथेटिकली। इसका जो मीन होता है वो होता है फ़र्ज़ी तौर पर। अब किसी कंट्री में फ़र्ज़ी तौर पर एडवाइस तो नहीं दी जाएगी, ठीक है, और क्या नाम है,
इसलिए फ़र्ज़ी तौर पर या तो इसकी मीनिंग ये होती है या ये होती है कि विच इज़ ट्रू और नॉट ट्रू। चलो इसको छोड़ भी दो, तो इसकी लिटरल मीनिंग होती है फ़र्ज़ी तौर पर। तो इसमें हिपोथेटिकली इज़ नॉट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, तो हमने बी को एलिमिनेट कर दिया। अगर हम अब सी पे जाएं तो इसका मतलब होता है हाइस्ट्रिकली। इसके जो लिटरल मीनिंग है उसको कहते हैं इन एक्साइटेड वे, कुछ कहना एक्साइटेड वे में, जो कि इसमें फुली अप्रोप्रिएटली नहीं सूटेबल है, ठीक है। और डी है रूडली, वो तो ऑब्वियसली कोई रूडली तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। कस्टमरी का मतलब होता है कि रवायती तौर पर। समझ में आया? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थर्ड ऑप्शन? अच्छा, थर्ड ऑप्शन की मतलब है इन अ एक्साइटिंग वे। आप कोई चीज़ किसी को बताएं इन अ एक्साइटिंग वे, इसको हम कहते हैं हाइस्ट्रिकली, ठीक। फिफ्थ फिफ्थ and options are गुड। 5 का जो है इंट्रोड्यूसिंग, विच इज़ ऑब्वियसली मेक सेंस, ठीक है। इसमें तो किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है ना, इसका तो सबको क्लियर है। सही। 6 6 के ऑप्शंस। Okay, so the correct answer is B, feeding. अब अगर हम देखें that may soon change thanks to a brand new study out of Washington University in St. Louis, which showed that dash eggs to babies as early as 6 months result in high concentration of brain in zinc chloride and DHA, ठीक है। अब इसमें आएगा फीडिंग, क्योंकि एक जो है एक थ्योरी है जिसमें ये विच शोड दैट कि फीडिंग एग्स टू बेबीज एज अर्ली एज 6 मंथ्स रिजल्ट इन हाई कंसनट्रेशन। समझ में आया? इसमें कंटिन्यूस की बात की गई है, कंटिन्यूस टेंस की बात की गई है, इसलिए हमने इसमें फीडिंग लगाया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 या options are
गुड। इसका जो आंसर है वो है सी, विच। ठीक है, अब पहले हम पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। द स्टडी डैश was published in American Journal of Clinical Nutrition. The study which was published in American Journal of Clinical Nutrition. अगर अब हम ए और बी को देखें, हु और हुम जो है वो एक लिविंग पर्सनस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो इसमें ए और बी नहीं हो सकते। फिर उसके बाद आता है विच और वॉट। वॉट जो है वो एक क्या मतलब व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ दिस उसके तौर पे यूज़ होता है। एंड द जो करेक्ट आंसर है वो इसलिए सी है, ठीक है। द स्टडी विच वॉज पब्लिश्ड इन अमेरिकन। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, क्लियर है? गुड। लास्ट 8। गुड गुड, सही बताया सबने। 8 का है बी, सिग्निफिकेंटली, ठीक है। ये है यूज डेटा फ्रॉम एन अदर स्टडी by same group of scientists that was published earlier in the year, which found that introducing eggs to babies at 6 months significantly growth in young children. ठीक है, अब अगर हम ए ऑप्शन पे जाएं, अच्छा यहाँ पे एक पॉजिटिव वे की बात हुई है, ठीक है। अब हम ऑप्शन ए पे जाए, स्कैनिटी, इसका मतलब होता है बहुत कम, जो एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसलिए हम इसको क्रॉस कर देंगे। सी भी प्योरली एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसको भी क्रॉस कर देंगे। और बचा डी, एक्सेसिवली, विच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट इन दिस क्या नाम है क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट जो वर्ड है वो है सिग्निफिकेंटली, ठीक। समझ में आई सबको? ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। ये था हमारा क्लोज पैसेज का एक्सरसाइज, और मैं कोशिश करूँगी आज या मोस्ट प्रॉब्ली कल को इसकी मैं आपको फिर थोड़ी एक्सरसाइज भेज दूँगी, और फिर आप उसको क्या नाम है प्रैक्टिस कीजिएगा। मुझे एक अनाउंसमेंट करनी थी। कल मैंने आप लोगों को एक वोकैब की लिस्ट सेंड की थी, आई होप आप सबने देखी है। अब वो 1000 वर्ड्स की लिस्ट है, ठीक है। अब आपने ये करना है कि अब हर रोज़ आपने एटलीस्ट 20 वर्ड्स याद करने, मेमोराइज करने अच्छी तरह, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीक से ये स्टार्ट करूँगी। हम पहले 5 to 10 मिनट्स क्लास के हम ऐसा करेंगे, वोकैब को देंगे। वोकैब को ऐसे देंगे कि मैं आपके साथ एक ना फॉर्म शेयर करूँगी, आप उस फॉर्म पे क्लिक करेंगे जब, तो आपको डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे वोकैबलरी के, ठीक है। आप उसको टेस्ट देंगे वो, और जब वो फिनिश कर देंगे उसी उधर ही आपको पता चल जाएंगे आपके स्कोर कितने, आप सबको इंडिविजुअली पता चल जाएंगे आपके स्कोर कितने। शिट।